अगर कल को आप एमएससी या बीएससी मतलब अगर आप कल को ग्रेजुएशन फिजिक्स में परस्यू करते हो तो पोलराइजेशन आपका टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट आता है, फर्स्ट ईयर में ही आ जाता है। एक्चुअल में न्यूटन के साथ खेलने के लिए मतलब न्यूटन के साथ बहस करने के लिए जो हमारे पास आए थे वो थे हाइजन, उसी के एसोसिएट। यहीं पर जो बोर्ड्स ने बोला कि थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का एक्सप्रेशन नहीं करना है आपको, सिर्फ एंड रिजल्ट्स है। वैसे मैंने आपको एक्सप्रेशन भी करा रखा है, यहां पर मैं आपको एंड रिजल्ट्स बताता हूं। हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारी एक सीरीज हमने स्टार्ट करी थी जिसमें हम एक चैप्टर को 30 मिनट्स में कर रहे हैं। ये सीरीज बोर्ड एग्जाम से कुछ दिन पहले अगर आपको कोई चैप्टर क्विक रिकैप करना हो, आधे घंटे में कैसे खत्म करना है, कैसे रिवीजन करनी है, ये उसके पर्पस के हिसाब से वो बच्चे इस चैप्टर से बिल्कुल दूर रहे जो ये सोच के आए हैं कि यार ये चैप्टर करके 95 प्लस आ जाएंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। हाँ, आप लोगों को अगर डिटेल्ड में चाहिए ना तो वो 2 घंटे का लेक्चर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद मैं कह सकता हूं हाँ यार वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये एक क्विक रिकैप है, बहुत कंप्रेस फॉर्म में। हमारे लिए खुद एक चैलेंज हो जाता है इतने बड़े चैप्टर को आधे घंटे में कराने का। खैर, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स शुरू करने से पहले बच्चों, आप सभी बच्चों को टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी की सारी स्पेशल क्लासेस, जितनी भी मेरी क्लासेस है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, पहली बात है। और उन सब के लिंक्स, नोट्स के लिंक्स सब आपको यहां पर मिल रहे हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए अब काफी कम दिन बचे हैं, तो एक प्रॉपर तरीके से मैं भी एक्टिव हो चुका हूं। आप लोग भी प्लीज अपने पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस होइए, बिकॉज अब हमारे पास और टाइम नहीं बचा है। बच्चों, रे ऑप्टिक्स हम कर चुके हैं। वेव ऑप्टिक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 3 टॉपिक्स है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और साथ ही साथ में पोलराइजेशन। लेकिन किस्मत खराब है आप लोगों की। लोग बोलते हैं आपकी किस्मत अच्छी है कि पोलराइजेशन हट गया। मैं कहता हूं आपकी किस्मत खराब है कि इस बार हमारा पोलराइजेशन सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना? तो अपने को ये नहीं करना है। कारण क्या है, अगर कल को आप एमएससी या बीएससी मतलब अगर आप कल को ग्रेजुएशन फिजिक्स में परस्यू करते हो तो पोलराइजेशन आपका टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट आता है, फर्स्ट ईयर में ही आ जाता है, राइट? तो वहां पर आपको शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। पहले अगर यहां पर पढ़ लेते थोड़ा सही होता। खैर, अब हमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को फोकस करना है। इंटरफेरेंस खुद में ही काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको बड़ी जल्दी खत्म कराने के लिए सबसे पहले इवन इंटरफेरेंस से भी पहले अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर हम चैप्टर की शुरुआत में ही वेव फ्रंट की बात करते हैं। देखिए, अलग अलग थियरीज आई थी। जैसे न्यूटन ने बोला कि भैया लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स। कॉर्पस्कुलर बोला उसने, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ऐसी अलग अलग थियरीज थी हमारे पास, राइट? चलिए, वो वेव फ्रंट क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे, समुद्र में अगर आप एक पत्थर फेंकते हैं, कभी देखा होगा किसी का जब ब्रेकअप हो जाता है तो वो नदी के तट पर जाकर बैठता है ऊपर, और वहां पर बैठने के बाद जो है ना उसके आंखों से 2 आंसू बह रहे होते हैं और एक पत्थर लेके ऐसे समुद्र में फेंक रहा होता है, डूबा होता है बिल्कुल अपने गम में। वहां पर जब आप पत्थर फेंकते हैं तो चारों तरफ गोल 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 आपको कुछ लाइनें दिखाई देती है। असल में क्या होता है ना, एनर्जी ही तो है। पत्थर फेंकने के बाद पार्टिकल्स के पास जो वाइब्रेशंस पहुंची, जो एनर्जी पहुंची, ठीक है ना, दैट इज नोन एज यहां पर वेव फ्रंट। वेव फ्रंट में क्या कहता है कि यार दिस इज द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। वो सभी पार्टिकल्स जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अगर मैं आपको बताऊं तो वेव फ्रंट बेसिकली 3 तरीके का है। एक स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल में क्या है, सोर्स जो है वो हमारा पॉइंट साइज है, ठीक है ना, या स्फेरिकल मान लो, ठीक है ना, या आप इसको स्फेरिकल ही मान लो। अगर आप तरीके से देखना चाहते हो एक एग्जांपल के थ्रू, तो एक जो बल्ब हमारे घरों में हम यूज करते हैं, ठीक है ना, तो जो हम बल्ब हमारे घरों में यूज करते हैं, मैं एक बार देख रहा हूं कि ये रिफ्लेक्शन किस चीज की आ रही है यहां पर, क्योंकि जैसी मैं देख रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, अब तो आ रही है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो यार,
ये स्फेरिकल में अगर देखेंगे तो पॉइंट साइज है, यहां पर हमने स्फेरिकल लाइंस सी बना ली। अगर हम देखेंगे एक रे बनाया मैंने, ठीक है ना, रे जो है वो वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये बात आप याद रखना। ये जो वेव फ्रंट है, ये जो जितने भी स्फेरिकल बने हैं, ये सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाए जाएंगे। वहीं पर अगर मेरा सोर्स जो है वो, अगर मेरा सोर्स जो है वो कुछ प्लेनर जैसा हो गया, ठीक है ना, जैसे ट्यूबलाइट की फॉर्म में बात करते हैं, तो वहां पर जो मेरा वेव फ्रंट बनेगा वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। वहां पर जो वेव फ्रंट बनेगा वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। और एक चीज बोली जाती है कि जब ये दोनों, जब हम बहुत ज्यादा दूरी पर देखते हैं, व्हेन स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एडवांसेस टू इंफिनिटी, तो वहां जो वेव फ्रंट बनता है उसको प्लेनर बोलते हैं। आप ये लाइन लिख सकते हो यहां पर, इवन व्हेन स्फेरिकल, ये सारा डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट advances to infinity, when spherical wavefront और cylindrical wavefront advances to infinity, तो उस केस में कौन सा वेवफ्रंट बनता है? प्लेनर। अगर मैं आपको बोलूं ये रेज है, मान लेते हैं, शीट जैसा बना लो, ये लो, ये आपका प्लेनर वेवफ्रंट बन गया। ऐसे ही करते आप बना लो, राइट है जी, परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, समझ लेना आप इस बात को ना। ये वेवफ्रंट की कहानी थी। एक्चुअल में न्यूटन के साथ खेलने के लिए, मतलब न्यूटन के साथ बहस करने के लिए जो हमारे पास आए थे वो थे हाइजन, उसी के एसोसिएट। लेकिन न्यूटन का इतना बोलबाला था कि उस समय पे हाइजन की बात कोई सुन ही नहीं रहा था। तो हाइजन्स थियरी ऑफ वेव, हाइजन्स प्रिंसिपल बोल दो, चाहे हाइजन्स थियरी ऑफ वेव बोल दो। इसने क्या बोला कि सर लाइट वेव के फॉर्म में है, ठीक है ना, मेरे को समझ में आ गया। अलग अलग बात बताई थी, बट इसने जो अपने प्रिंसिपल में बोला था वो ये बोला था कि सर जितने भी वेव फ्रंट है, कोई भी वेव फ्रंट आप ले लो, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, ईच एंड एवरी पॉइंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स। हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। फॉर सेकेंडरी वेव्स, मतलब यहां से अपनी अलग वेव्स निकलेंगी, ठीक है ना। कुछ टी टाइम बाद जब हम देख रहे हैं एक ही मीडियम में, ठीक है ना, तो हमने यहां से अपना वही देखा कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा लाइट, तो सी टाइम के साथ। तो हमने यहां पर ना कुछ टाइम बाद एक फॉरवर्ड टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दी, इसको फॉरवर्ड एनवेलप बोलते हैं। ये जो फॉरवर्ड टेंजेंशियल लाइन है, इसको हमने बोला सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। हाइजन ने क्या बोला? Each and every point acts on a given wavefront as a fresh source, which produces secondary waves or known as wavelets. वो सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं, और अगर हम देखेंगे तो कुछ टाइम बाद जब हमने सेकेंडरी, मतलब एक फॉरवर्ड लाइन ड्रॉ कर दी, उसको सेकेंडरी वेवफ्रंट बोला। ये आपने स्फेरिकल वेवफ्रंट से निकाला था, आप प्लेनर वेवफ्रंट के फॉर्म में भी देख सकते हैं। देखो भाई, लाइट जो है वो तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना भैया, सेम मीडियम में। यहां पर हम वैक्यूम की बात करें अगर, तो सी के साथ, सी स्पीड ऑफ लाइट के साथ वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये आ गया। और यहां जब मैं फॉरवर्ड लाइन बना दूंगा तो ये मेरा सेकेंडरी वेवफ्रंट हो गया। अब कुछ लोगों ने पूछा सर ऐसे तो पीछे भी बन सकता है वेवफ्रंट, ऐसे तो वेवफ्रंट पीछे भी बन सकता है, ये रहा, ऐसे तो वेवफ्रंट यहां पर भी बन सकता है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। तो इसने इस बात को स्पेसिफाई किया कि सर नो बैकवर्ड वेवफ्रंट इज पॉसिबल। क्या बोला इसने? इसने कहा सर नो बैकवर्ड वेवफ्रंट इज पॉसिबल, नो बैकवर्ड वेवफ्रंट इज पॉसिबल। बेटा कहा कैसे? तो इसने कहा सर मैथमेटिकली अगर देखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया। इसने कहा सर जो इंटेंसिटी है ना लाइट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 प्लस कॉस थीटा की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 प्लस कॉस थीटा की, या एम्पलीट्यूड मान लो, बात एक ही। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, फॉर बैकवर्ड पीछे के लिए भैया,
थीटा आपका कितना है 180 डिग्री, और कॉस 180 तो -1 होता है, तो इंटेंसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। अब जब पीछे आपको लाइट की इंटेंसिटी ही नहीं दिखाई दे रही, जब आपको अंधेरा ही दिख रहा है, तो वेवफ्रंट कैसे पॉसिबल होगा? तो इसलिए हाइजेंस की जो थ्योरी है, ये डिटेल में भी आपको करा चुका हूं, बट यहां से आप थोड़ा सा एक क्विक रिकैप कर लिए कि भैया हाइजेंस की थ्योरी कैसे होती है। हाइजेंस के बिहाफ पे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स का सीधा सीधा पूछ सकता है। और दूसरा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ने हैं, और दूसरा बच्चे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ने हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल सीधा सीधा तरीके से बताऊं तो आप ध्यान से देखना, सोर्स है भैया, सोर्स से रे ऑफ लाइट आ रही है, और मैंने आपको बोला वेव फ्रंट रेस के हमेशा परपेंडिकुलर है, तो ये लीजिए भैया इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको ऊपर से बनाता हूं ऐसे करके, ये लीजिए भैया इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईच एंड एवरी पार्टिकल एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स। मान लेते ए से लाइट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया सी स्पीड के साथ टी टाइम में, सी टी डिस्टेंस हो गया, तो बी से भी ट्रैवल करेगा भैया सी टी, हमने देखा भैया सी टी। यहां पर इसकी जो फॉरवर्ड लाइन बनाई हमने, मतलब ऐसे करके ये आपका आर्क हो गया, दिस सी डी इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इस सी डी को क्या बोला भैया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है ना, यहां पर अगर आप देखोगे बच्चे तो बेसिकली एक रे आई, समझने की कोशिश करना, एक रे आई इंसिडेंट हुई, यहां से मान लेते रिफ्लेक्ट होकर चली गई, ये यहां इंसिडेंट हुई, यहां से मान लेते रिफ्लेक्ट होकर चली गई, है ना। अगर मैं देखूंगा तो यहां पर कहीं ना कहीं बीच में नॉर्मल भी बनेगा, ये मेरा, अगर आप देखोगे तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से ये वाली रे इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस आई, तो ये पूरा क्या बनेगा आई। सिमिलरली ये वाला क्या बनाएगा आर। और मैं आपको ऑलरेडी प्रूफ करा चुका हूं डिटेल में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर कैसे प्रूफ होता है। और एक इसका दूसरा कि सारी की सारी रेज आपस में परपेंडिकुलर है एंड लाइज इन दी सेम प्लेन। तो मैं आप लोगों से खुद की प्रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि आप जो है ना इसको प्लीज, जो डिटेल लेक्चर है जो नीचे लिंक दे रखा है, प्लीज इन दोनों टॉपिक्स को कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजेंस प्रिंसिपल 2 नंबर का आ सकता है, ये 3 नंबर के आ सकते हैं, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इधर आपको सिर्फ क्विक रिकैप इसलिए दे रहा हूं कि आपको दिमाग में आ जाए, अच्छा हाँ ये हमने पढ़ा है, ये ऐसे ऐसे हो सकता है, राइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात अगर आप करेंगे, वही सोर्स है, ठीक है ना, वही वहां से लाइट आ रही है, ये सर इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। ठीक है ना, रे ऑफ लाइट अगर देखो रेयर से डेंसर में जाओगे तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ये लीजिए भैया रे बेंड हो गई। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर यहां से आप देखोगे तो ये ए से सी तक कितना है, सी टी है, तो दूसरे मीडियम है डेंसर में जाओगे अगर तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बिल्कुल ठीक है सर। मैंने यहां से ये बना दिया सी डी, ये मेरा एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये मेरा एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। गॉट इट गाइस, बिल्कुल ठीक है सर। सर ये फिर वही वाली बात हो गई, ये आई हो गया और ये आर हो गया, और यहां पर आपको जो प्रूफ करना रहता है वो म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर है। ठीक है ना, आप कुछ कुछ चीजें तो आप खुद से भी करोगे ना, राइट गाइस। तो एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया सर। इसकी सीधा सीधा बात हम लोग कहां बढ़ेंगे, हम लोग इंटरफेरेंस की तरफ बढ़ेंगे। सर इंटरफेरेंस क्या कहता है, इंटरफेरेंस कहता है कि सर अगर दो कोहेरेंट वेव्स है ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम, कोहेरेंट मानी सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज डिफरेंस या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब जीरो फेज डिफरेंस या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, अगर वो सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाती है। मतलब कैसे, मतलब ये देखो दो चीजें हो सकती है, या तो यहां पर कोई एक वेव है, ध्यान से देखना, यहां पर क्या हो रहा है, इसको क्रस्ट बोलते हैं और इसको ट्रफ बोलते हैं। तो या तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट मिलेगा या ट्रफ के ऊपर ट्रफ मिलेगा, है ना, या तो ऐसा हो सकता है, या फिर अगर फेज में डिफरेंस हो, या फिर अगर फेज में डिफरेंस हो तो क्रस्ट के ऊपर ट्रफ भी मिल सकता है। यहां पर क्रस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रस्ट, क्रस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रस्ट, राइट। ये दो पॉसिबिलिटीज है हमारी यहां पर इंटरफेरेंस में। सो whenever two waves of same frequency and having zero or constant phase difference travel in a same medium, they superimpose on each other, और जब वो superimpose होते हैं ना बेटा तो उनकी इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है।
जैसे अगर आप यहां पर देख रहे हो तो यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई भैया, यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, है ना, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। बात समझ में आ रही है? So their intensity becomes maximum कब? When crust is superimposing on crust, इसको जरा बंद कर देते हैं, और when trough is superimposing on trough। तो ये हो गया आपका। अब अगर आप क्रस्ट ट्रफ के ऊपर सुपर इंपोज करेगा तो यहां पर क्या होगा? जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका जीरो हो जाएगा अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटरफेरेंस वही कह रहा है कि सर इंटेंसिटी रिडिस्ट्रीब्यूट हो गई, किसी जगह पर तो मैक्सिमम हो रही है तो किसी जगह पर मिनिमम भी हो रही है। तो सर इंटरफेरेंस भी दो तरीके का हो गया, इंटरफेरेंस भी दो तरीके का हो गया। जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है उसको बोला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसको बोला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसको बोला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर सर इंटेंसिटी मिनिमम है उसको बोला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसको बोला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम है बेटा उसको बोला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई होप दिस इज क्लियर, राइट है जी। सर अब मुझे कंडीशंस जाननी है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की, वो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा तेजी के साथ देखेंगे, डिटेल नहीं है भाई, फिर से बोल रहा हूं। सो कंस्ट्रक्टिव की बात करेंगे, अगर मैं कंस्ट्रक्टिव की बात करूंगा तो मान लेते हैं मेरी दो वेव्स है, y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, ये पूरा डिटेल में आपको डेरिवेशन करवा रखा है। ये a2 साइन, मान लेते हैं कुछ फेज डिफरेंस भी है ओमेगा टी प्लस फाई। असल में y क्या होगा भैया? a1 साइन ओमेगा टी यानी y1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई यानी y2। गॉट इट। जब ऐसा होता है तो यहां पर जो मेरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है वो आता है बेटा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। याद है बच्चों? याद आ रहा होगा। और अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी एक्चुअल में एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इंटेंसिटी इज बेसिकली i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाई। गॉट इट गाइस? यहां पर ये जो टर्म है ना, ये इस वाले टर्म के ऊपर डिपेंड करता है भैया इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। 2 रूट i1 i2 cos फाई को बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। राइट है जी, बिल्कुल सही बात है सर। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या करेंगे भैया? इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम, उसके लिए आपका जो फेज डिफरेंस है जो cos फाई है दैट शुड बी 1, तो फेज डिफरेंस शुड बी 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। और अगर चलते हैं ना आगे तो पाथ डिफरेंस जो होता है ना वो याद आ रहा होगा भैया, लैम्डा 2 लैम्डा करते करते n लैम्डा आता है। गॉट इट गाइस? ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन हो गया, बिल्कुल सही बात है सर। अगर मैं डिस्ट्रक्टिव की बात करूंगा भैया तो इंटेंसिटी शुड बी मिनिमम, अगर मैं डिस्ट्रक्टिव की बात करूंगा इंटेंसिटी शुड बी मिनिमम, तो cos फाई -1 होना चाहिए, तो फाई इज पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। और यही से अपना पाथ डिफरेंस आया करता है लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ये मेरे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी आ गई। यहीं पर जो बोर्ड्स ने बोला कि थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का एक्सप्रेशन नहीं करना है आपको, सिर्फ एंड रिजल्ट्स है, वैसे मैंने आपको एक्सप्रेशन भी करा रखा है, यहां पर मैं आपको एंड रिजल्ट्स बताता हूं। थ्योरी ऑफ फ्रिंज विड्थ, वहां पर क्या होगा? कुछ नहीं, ये आपका सोर्स है, ठीक है ना, यहां से लाइट क्रस्ट ट्रफ, ठीक है ना, ऐसे करके यहां से आपका क्रस्ट क्रस्ट ट्रफ, ये पढ़ रही है आगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है भैया, 2 स्लिट्स S1 S2 एंड सो ऑन। ये मेरी स्क्रीन हो गई, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में ये दूरी है, राइट है जी। यहां से अगर देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, यहां से भाई ये ऐसे हो गया, ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको समझा चुके हैं, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना, ऐसे करके। अब जब यहां से आप दूरी देख रहे हो, एक ए पॉइंट, ये बी पॉइंट मान लेता हूं, यहां से दिस इज ए पॉइंट, ये d/2, ये भी d/2, कारण ये जो है ये d हो गया, दोनों के बीच में दूरी d होगी।
यहां से इस P पॉइंट का जो है वो x दूरी होता है, तो AP जो होगा वो x माइनस डी बाई टू, BP इज x प्लस डी बाई टू। और यहां से देखिए दो चीजें हैं, अगर आप ब्राइट फ्रिंजेस की बात करते हैं तो उसके लिए जो आपका एक्स एन आएगा, nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस, वो n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी आता है। ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिए है, इसका पूरा एक्सप्रेशन करा चुका हूं। और अगर आप डार्क फ्रिंजेस की बात करेंगे तो उसके लिए जो यहां से सेंटर से जो दूरी होएगा, ये जो ओ पॉइंट है यहां से जो दूरी होगी एक्स एन डैश, वो होएगा 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। बात समझ में आ रही है? और एक्चुअल में अब अल्टीमेटली आता है फ्रिंज विड्थ। अब अल्टीमेटली आता है फ्रिंज विड्थ, जहां पर आप देखेंगे तो बीटा विच इज xn-1 या xn-1 यानी दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की दूरी को डार्क फ्रिंज विड्थ और दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस की दूरी को ब्राइट फ्रिंज विड्थ। तो ये जो बीटा आ रहा है ये आता लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, और ये सबका सेम रहता है और इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी भी सेम रहती है। बीटा इज लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। ये आप सभी बच्चों को क्लियर है मेरे हिसाब से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये हो गया आपका फ्रिंज विड्थ। अब मैं आगे बढ़ता हूं थियरी ऑफ फ्रिंज विड्थ के बाद। अब मैं अगर आपको आगे बढ़ता हूं तो यहां पर इंटेंसिटी का रेशियो भी आता है। मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर के, और मिनिमम इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिनिमम एम्पलीट्यूड यानी A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, यानी A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर I मैक्स बाई I मिनिमम की अगर मैं बात करूं, दैट इज A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर ओवर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और मेरा जो I मैक्स अपॉन I मिनिमम आता है फर्दर, वो आता है R प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस 1 का होल स्क्वायर, जहां पर R इज बेसिकली एम्पलीट्यूड रेशियो। तो एक आगे और भी आता है दैट I1 ओवर I2 इज गोइंग टू बी विड्थ का रेशियो W1 बाई W2, या वो किसके बराबर होगा A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर विच इज R स्क्वायर। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना इसके ऊपर, और इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म कर देते हैं, बढ़ते हैं सीधा सीधा आगे डिफ्रैक्शन की तरफ। तेज हो रहा होगा, लेकिन मैंने फिर पहले ही बोल दिया था भाई, क्विक रिकैप, आपने पढ़ा है तो ये वीडियो आपके काम की है, नहीं पढ़ा तो डिटेल तो है ही, है ना। चलिए, सो नाउ डिफ्रैक्शन। भैया डिफ्रैक्शन क्या है? द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ ray of light when it is passing through the any obstacle, चाहे वो होल हो चाहे वो कोई पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो। मान लो ये देखो बेंडिंग हो रही है ना, ये देखिए ये आपका स्प्लिट, ये आपका स्लिट आ गया चाहे होल आ गया, और ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट आ गया, और ये आगे स्प्रेडिंग इनटू इट्स शेडो। ये देखिए ये ऐसे हो गया, ये ऐसे बेंड हो गई और ये ऐसे बेंड हो गई। आप नॉर्मल भी अगर आप देखोगे, जैसे ये पेन मैंने यहां रखा, यहां पर ये देखो ये पेन है, लाइट आ रही है तो इसके पीछे का दिख रहा है, यानी इसके पीछे का जो है ना वो पेन हो गया पूरा का पूरा, ऊपर लाइट नीचे लाइट, यहां पर इसका शैडो दिख गया पीछे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये आपका डिफ्रैक्शन है। अब डिपेंड करता है भाई आप कौन सा डिफ्रैक्शन पढ़ते हो। एक में आपको लेंस की जरूरत पड़ती है, एक में नहीं। जिसमें नहीं पड़ती उसको फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, और जिसमें पड़ती है उसको फ्राउनहोफर। और यहां पर हमें डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ी सिंपल सी बात है यार। आपका सोर्स है भैया, आपको एक लेंस लगा दिया आपने, ठीक है ना, आपने एक लेंस लगा दिया यहां पर ऐसे करके, स्लिट लगा दिया मैंने, ठीक है ना। फर्दर अगर मैं देखूं यहां पर आपके लिए ऐसे करके, तो यहां पर आपको लाइन बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये रेज ऐसे जा रही है मान लेते, ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल सीधी निकल लेगी, ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे सीधी सीधी रेज निकल रही है, राइट है जी। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर मैंने एक बड़ा लेंस और लगा दिया, और इधर मैंने स्क्रीन लगा दी,
जो सीधी जा रही है सीधी सीधी भेज दो बिल्कुल, जो सेंटर से जा रही है वो ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। और जो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट होएगी ऐसे ऐसे, मान लेते ऐसे, यहां पर आपकी ये मिल गई, ये आपका हो गया। अब डिपेंडेंसी किस पे है बेटा, ये कुछ थीटा है तो ये भी आपका, ये भी आपका थीटा बनेगा। ये दोनों के बीच में दूरी है स्लिट विड्थ, और ये आपका स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी डी। यहां पर जो आपका बनता है ना, ये अगर ये ए बी है तो ये अगर मैं इसको एन ले लूं तो बी एन जो है ना वो है पाथ डिफरेंस। वो कितना होता है, वो है ए साइन थीटा, और स्मॉल एंगल्स के लिए ए थीटा। तो थीटा क्या बनेगा, ए बाय लैम्डा, ठीक है ना। थीटा क्या बनता है, ए बाय लैम्डा। अच्छा ये थीटा अलग अलग है भाई, मैंने तो आपको वैसे बता दिए। नॉर्मली देखो, अगर आप सेकेंडरी मिनिमा के लिए देखोगे, अगर आप सेकेंडरी मिनिमा के लिए देखोगे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है मैंने। तो पाथ डिफरेंस आपका कितना आता है, एन लैम्डा भैया, बिल्कुल ठीक है। और यहां से जो आप मेरा यहां से अगर पाथ डिफरेंस मेरा मतलब एन लैम्डा, लाइक लैम्डा है फर्स्ट वाले के लिए, तो ए थीटा 1 विल बी एन लैम्डा, ए थीटा 1 विल बी एन लैम्डा, राइट बच्चा पार्टी। तो यहां से मेरा जो थीटा 1 होगा दैट विल बी व्हाट, एन लैम्डा बाय ए, राइट। और सिमिलरली अगर मैं मैक्सिमा के लिए देख रहा हूं, अगर मैं मैक्सिमा के लिए देख रहा हूं, तो यहां पर ए थीटा 1 डैश विल बी, यहां पर क्या होगा 3/2 लैम्डा, यानी 2n+1 लैम्डा बाय 2, यानी 2n+1 लैम्डा बाय 2, यानी 2n+1 लैम्डा बाय 2। तो यहां से जो थीटा 1 डैश आएगा दैट विल बी 2n+1 लैम्डा बाय 2a। ये आपकी बात आ गई, थीटा 1 डैश 2n+1 लैम्डा बाय 2a। आई होप दिस इज क्लियर। और यहीं पर हमारे पास सीधा सीधा बता देता हूं, अगर मुझसे फ्रिंज विड्थ पूछता है, तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए बीटा नॉट होता है बेसिकली आपका। अगर मैं यहां से ऐसे बनाता हूं, देखो यहां से ऐसे 2 थीटा, ये बीटा नॉट होता है, ये डी होता है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू बीटा नॉट बाय, अपने शब्दों में बना देता हूं, आप तो पूरा डेफिनेशन करो, पूरा देखोगे। 2 थीटा इज बीटा नॉट बाय कैपिटल डी, सो बीटा नॉट इज 2, थीटा इज ए बाय लैम्डा, थीटा इज लैम्डा बाय ए टू लैम्डा बाय ए इंटू कैपिटल डी। मानी सेंट्रल मैक्सिमा के लिए देखिए, यहां पर इंटरफेरेंस से थोड़ी कहानी अलग पड़ जाती है। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए दिस इज 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, वहीं पर सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए दिस इज लैम्डा डी बाय ए, यानी इंटरफेरेंस माने जो फ्रिंज विड्थ है वो आधा हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई, और जो इंटेंसिटी रेशियो है वो भी बहुत अलग होता है। जो सेकेंडरी मैक्सिमा का होता है उसकी इंटेंसिटी सिर्फ 4% होती है सेंट्रल मैक्सिमा की। पूरा का पूरा देखो, मैंने आपको फिर बोला दिस इज समथिंग जो मैं कर रहा हूं ना, तो अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप दिमाग में याद आ रहा है, अच्छा ओके ओके, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, इस तरीके से करना है। गॉट इट गाइस। और ये आपका डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी हो गया। हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्विक रिकैप करवाया कि किस तरीके से चैप्टर में क्या क्या आपने पढ़ा है और क्या क्या आप पढ़ सकते हो। आई होप आप लोगों ने ये टेलीग्राम चैनल जो है फिजिक्स ऑन योर टिप्स ज्वाइन कर लिया होगा, राइट बच्चा पार्टी। यहां से अगर आप देखोगे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, लिंक्स, सब चीज मिल रही होंगी। भाई अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था इसमें, बीच में काफी बार फोन आ गए थे, बट इट्स ओके, मैंने आपको शो होने नहीं दिया, राइट। चलिए मुलाकात करेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी, बाय गाइस, बाय रॉनियस।